सुप्रभात बच्चों। कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, पाठ 8 कन्यादान। और यह कन्यादान पाठ आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में से लिया गया है। और बेटा इसका आज हम व्याख्यान 2 पढ़ेंगे। इसका पहला व्याख्यान हमने पढ़ लिया था और इसके साथ ही हम आज जो हमने व्याख्यान 1 में आपको गृह कार्य करने के लिए दिया था उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो कविता का नाम क्या है? कन्यादान। और कन्यादान कवि के कवि ऋतुराज जी हैं, जिनका परिचय इस प्रकार से है। ऋतुराज जी का जन्म सन 1940 में भरतपुर, राजस्थान में हुआ था। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेज़ी में MA किया। 40 वर्षों तक अंग्रेज़ी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्ति लेकर वह जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरणधर्मा और अन्य पुल पर पानी, सुरत निरत और लीला मुखारविंद प्रमुख हैं। उन्हें सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान और बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है। यथार्थ का अर्थ होता है वास्तविकता, यानी दैनिक जीवन की वास्तविकता, और वे अपने आसपास रोज़मर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं, मतलब नज़र डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। कन्यादान कविता का पाठ परिचय इस प्रकार से है। भारतीय संस्कृति में कन्या को पराया धन माना जाता है, परंतु कवि ऋतुराज ने अपनी इस कन्यादान कविता में भारतीय संस्कृति की परंपरा से हटकर स्त्री को उसके उच्च आसन पर प्रतिष्ठित करने के लिए एक अलग आदर्श की प्रतिष्ठापना की है। कवि का मानना है कि भारतीय समाज व्यवस्था में स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए हैं, वे आदर्श का एक मुलम्मा भर है। अन्यथा वास्तविक ज़िंदगी में उनकी स्थिति उन आदर्शों से कोसों दूर है। उसकी कोमलता के गौरव में उसकी दुर्बलता का उपहास छिपा होता है। कवि ने लड़की जैसा न दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का दृढ़ता के साथ प्रतिकार किया है। बेटी अपनी माँ के मन के सबसे समीप और उसके सुख दुख की सच्ची साथी होती है। उसके इसी स्नेह की उच्चता के कारण बेटी को माँ की अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में बेटी के प्रति माँ की कोरी भावुकता ही वर्णित नहीं है, बल्कि एक बहू और पत्नी के रूप में उसके द्वारा संचित अनुभव की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति भी है। स्त्री जीवन के प्रति अपनी गहरी संवेदनशीलता का परिचय कवि ने अपनी कविता में दिया है। हम कविता का मूल भाव देखते हैं। कविता का मूल भाव कुछ इस प्रकार से है। माँ अपनी बेटी को विवाह के समय सीख दे रही है और अपनी अंतर्वेदना को प्रकट कर रही है। माँ की वेदना इतनी तीव्र है कि जिसे बताने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, कि माँ के दुख को बताने के लिए किसी सबूत की ज़रूरत नहीं होती। वह स्वाभाविक पीड़ा होती है, स्वाभाविक दुख होता है। माँ को ऐसा लग रहा है कि बेटी उसकी अंतिम बची पूंजी है, उसे भी दान में दे रही है। माँ के अनुसार उसकी बेटी अभी सयानी व समझदार नहीं हुई है, वह तो भोली और सरल है। यानी बेटी जो है अभी वह इतनी समझदार या सयानी नहीं हुई है, वह भोली भाली और सरल स्वभाव की है। सुखों की कल्पनाओं को लिए दुख को प्रकट करना नहीं जानती, अर्थात बाह्य जीवन के सुख दुख से अभी अपरिचित है। माँ बेटी को सीख देती है, सावधान कर रही है कि
पानी में झांककर अपने चेहरे के सौंदर्य को देखकर अधिक इतराना मत, खुश मत होना। और साथ ही आग के प्रति भी सचेत करती है कि आग के प्रति सावधानी बरतना। आग रोटियां सेकने के लिए होती है, स्वयं जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शब्दों के भ्रमजाल की तरह हैं, उनके लालच में मत पड़ना। यह सब स्त्री जीवन को बंधन में डालने का कारण बनते हैं। माँ ने बताया कि लड़की की तरह मर्यादित रहना, यानी लड़की की मर्यादाओं का पालन करना, परंतु लड़की की तरह कमज़ोर मत पड़ना। हर तरह से सावधान रहना, सजग रहना, जीवन की हर परिस्थितियों से निर्भय होकर उनका सामना करना। तो अब हम बेटा कविता को पढ़ते हैं। कविता इस प्रकार से है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों में प्रस्तुत कविता में उस दृश्य का वर्णन किया गया है जब एक माँ अपनी बेटी का कन्यादान कर रही है, क्योंकि कन्यादान कविता नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पर कन्यादान की बात की जा रही है। और कन्यादान कब होता है? जब लड़की का विवाह होता है, तो उस समय का यहाँ वर्णन किया गया है। बेटियाँ जो है वह शादी के बाद पराई हो जाती है। जिस बेटी को कोई भी माता पिता बड़े जतन से पाल पोस कर बड़ी करते हैं, वह शादी के बाद दूसरे घर की सदस्य हो जाती है। इसके बाद बेटी अपनी माँ बाप के लिए एक मेहमान बन जाती है। इसीलिए लड़की के लिए कन्यादान शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। जाहिर है कि जिस संतान को बेटा किसी माता पिता ने इतने प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया हो, उसे किसी अन्य को सौंपने में बहुत दुख होता है, पीड़ा होती है। बच्चे को पालने में माँ को अधिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसलिए उसे विवाह के समय अपनी बेटी का दान करते वक्त लगता है कि वह अपनी आखिरी जमा पूंजी किसी और को सौंप रही है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, वह इतनी भोली थी कि उसे खुशियाँ मनाना तो आता था, लेकिन यह नहीं पता था कि दुख का सामना कैसे किया जाए। उसके लिए सारी दुनिया किसी धुंधली तस्वीर की तरह से थी। उसके लिए बाहरी दुनिया किसके समान थी? किसी धुंधली तस्वीर के समान थी, या फिर किसी साधारण सी तुकबंदी वाली कविता के अर्थ के जैसी थी। बेटा ऐसा अक्सर होता है कि जब कोई अपने माता पिता के घर को छोड़कर कहीं और रहना शुरू नहीं कर देता, तब तक उसे बाहरी दुनिया की समुचित समझ नहीं आती। तो वास्तव में माँ अपनी पुत्री के विवाह के समय उसे आदर्शवादी बहू, पत्नी तथा नारी बनने के स्थान पर यथार्थवादी बनने की शिक्षा देती है। बेटी का विवाह वास्तव में कन्यादान है। माँ का विदाई के समय का दुख अत्यधिक प्रमाणित है, क्योंकि वही उसके संपूर्ण जीवन की पूंजी है, जिसको गढ़ने में माँ अपना सारा जीवन, सारी ममता, सारी शक्ति लगा देती है। अतः कन्यादान करते समय उसका दुख गहरा होना स्वाभाविक है। बेटी अभी पूरी तरह से सयानी नहीं हुई है, अभी तो भोली भाली है, सरल स्वभाव की है, उसे बाहरी दुनिया की कोई समझ नहीं है। अभी तो वह केवल सुख का ही अनुभव सहज रूप में कर पाती है। उसके जीवन में सुख और खुशियाँ ही थी, उसका परिचय दुख से नहीं हुआ था। वह जीवन में आने वाले दुखों को नहीं पहचानती थी। उसके मन में जीवन के मधुर सुखों का ही उसने समाया हुआ था। अभी तो सुखों के धुंधले प्रकाश को ही वह समझने की कोशिश कर रही थी। जीवन की कविता के कुछ लयबद्ध शब्दों को ही पढ़ पाती थी, अर्थात जीवन के गहरे अर्थ को ग्रहण करने की उसमें समझ नहीं थी। आगे है, माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन की। माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना।
इसका भाव है कि विवाह के समय माँ अपनी बेटी को कई सीख दे रही है। माँ कहती है कि कभी भी अपनी सुंदरता पर खुश मत होना या मत इतराना। वह कहती है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं, कि आग का काम तो चूल्हा जलाकर घरों के लोगों की भूख मिटाने का है, ना कि अपने आप को जलाने का और अन्य लोगों को जलाने का। माँ कहती है कि अच्छे वस्त्र और महंगे आभूषण बंधन की तरह होते हैं, इसलिए उनके लोभ में नहीं पड़ना चाहिए। आखिर में माँ कहती है कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इसका मतलब है कि उसे हर संभव कोशिश करनी होगी कि वह अपने आप को कमज़ोर ना समझे या कमज़ोर न पड़े, क्योंकि हमारे समाज में लड़कियों को कमज़ोर समझा जाता है और उस पर अत्याचार किए जाते हैं। अतः लड़की की माँ चाहती है कि उसकी बेटी कभी कमज़ोर न पड़े। माँ ने बेटी को सचेत करते हुए कहा है कि अपने रूप सौंदर्य पर कभी घमंड मत करना, पानी में झांककर अपने सौंदर्य पर मत रीझना। माँ एक और सीख देते हुए कहती है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं, अर्थात आग में जलकर आत्महत्या नहीं करना। वस्त्र और आभूषण के लुभावे में आना मूर्खता है। इनका आकर्षण स्त्री के लिए बंधन है। इनके बंधनों में फंसकर अपना अस्तित्व मत भूलना। अंत में माँ कहती है कि तुम लड़की बनकर तो रहना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, अर्थात तुम अपने अंदर लड़कियों के सभी गुणों को समाहित करके रखना, परंतु उन गुणों के कारण कभी कमज़ोर मत पड़ना। काव्य सौंदर्य व शिल्प सौंदर्य। भाषा सरल, स्पष्ट तथा भावानुकूल है। धुंधले प्रकाश, तुक, लयबद्ध पंक्तियाँ जैसे प्रतीकों के माध्यम से पुत्री की मानसिकता को अति सुंदर ढंग से उभारा गया है। देते वक्त में अनुप्रास अलंकार तथा अंतिम पूंजी हो में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है। स्त्री जीवन के प्रति कवि हृदय की संवेदना को अभिव्यक्ति मिली है। भाषा में प्रतीकात्मकता है, जैसे पानी में झांकना तथा रोटियां सेकना। क्रमशः लोगों की आंखों में तैरते प्रशंसा भाव से प्रभावित होना तथा घरेलू कामकाज करने के प्रतीक हैं। लड़की होना में गहरी अर्थव्यंजना है। रचना में गद्यात्मकता होते हुए भी अर्थ की लय उसे काव्यात्मक रूप प्रदान करती है। कविता में भावुकता पर बौद्धिकता की विजय नजर आती है। रचना का अलंकारिक सौंदर्य इस प्रकार से है। उपमा अलंकार, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। विरोधाभास अलंकार, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। भाव सौंदर्य, कवि ने कन्यादान की इन कविता की इन काव्य पंक्तियों में पुत्री के लिए मातृ हृदय की गहरी संवेदना को उभारा है। अपने सुख दुख की सखी बेटी का कन्यादान करना माँ के लिए अत्यंत दुखद समय है। उस समय एक तरफ अपनी अंतिम पूंजी से बिछड़ने की पीड़ा है, तो दूसरी तरफ मानसिक रूप से भोली और सरल स्वभाव वाली पुत्री के भावी जीवन की चिंता है, क्योंकि उसकी बेटी को वैवाहिक जीवन के सुखों का कुछ एहसास तो है, किंतु ससुराल पक्ष से जुड़े कठोर सत्य तथा पुरुष प्रधान समाज में स्त्री की वास्तविक स्थिति का बोध नहीं है। माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा को प्रामाणिक अभिव्यक्ति प्रदान की गई है। माँ का हृदय बेटी को वैवाहिक जीवन में कदम रखने से पूर्व मार्ग की कठिनाइयों से सचेत करता है। सुंदरता, वस्त्र तथा आभूषण स्त्री जीवन को बंधनों में बांधने के साधन हैं। नववधू में सरलता, कोमलता आदि भाव होने तो चाहिए, पर साथ ही उसे सावधानी भी बरतनी चाहिए कि इन गुणों को कमजोरी समझकर ससुराल वाले उस पर अत्याचार न कर सकें। गृह कार्य, पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर लिखिए। हमारा अभ्यास का पहला प्रश्न है। प्रश्न 1, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा?
कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो इसका उत्तर होगा बेटा, लड़की की माँ ने ऐसा अपने जीवन के संचित अनुभवों के आधार पर कहा होगा। जब समाज ने माँ की कोमलता को कमज़ोरी समझकर उसका उपहास उड़ाया होगा, माँ नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी भी जीवन भर वैसी ही पीड़ा भोगे। इसलिए उसने अपनी बेटी से कहा कि लड़की होना परंतु कोमलता की जगह दृढ़ता दिखाना, अर्थात कमज़ोर मत पड़ना। हमारा दूसरा प्रश्न है, आग रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है? तो इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की स्थिति की ओर संकेत किया गया है जब लड़की को दहेज के लिए जलाकर मार दिया जाता है। आग रोटी सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं। कई बार लड़कियां इतनी पीड़ित और दुखी हो जाती हैं कि वह स्वयं को आग लगाकर आत्महत्या कर लेती हैं। इसका दूसरा भाग है, माँ ने बेटी को सचेत करना ज़रूरी क्यों समझा? तो इसका उत्तर होगा, माँ ने बेटी को सचेत करना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि वर्तमान समाज में ऐसी घटनाएं बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। ससुराल पक्ष के लोग कोई ना कोई आरोप लगाकर अथवा दहेज की खातिर नववधू को जलाकर मार देते हैं या फिर उसके सामने ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर देते हैं कि वह स्वयं जलकर अपनी जान दे देती है। लड़की की माँ नहीं चाहती कि उसकी बेटी के साथ ऐसा हो, इसलिए माँ अपनी बेटी को सचेत करती है। प्रश्न 3, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की कुछ तुकों, कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। प्रश्न 3 का उत्तर है, इन पंक्तियों को पढ़कर लगता है कि लड़की को वैवाहिक जीवन के संबंध में कोई विशेष ज्ञान नहीं है। उसके सामने विवाहित जीवन की स्थिति बिल्कुल अस्पष्ट है। वह वैवाहिक जीवन को बंधे बंधाए नियमों और कुछ परंपरागत तरीकों के सहारे जीने की इच्छुक है। वह वैवाहिक जीवन के सुख दुख से अनजान थी। प्रश्न 4, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? इस प्रश्न का उत्तर होगा, माँ बेटी के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है। बेटी के सामने माँ अपने जीवन की उलझनों, समस्याओं और सुख दुख को खुलकर अभिव्यक्त करती है। यानी माँ बेटी के सामने अपने मन की बातें करती है। विवाह के उपरांत जब लड़की ससुराल जाने लगती है तो माँ को ऐसा अनुभव होता है जैसे उसकी अंतिम पूंजी ही उसके पास से जा रही है। इसलिए माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी लग रही थी। प्रश्न 5, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? इस प्रश्न का उत्तर होगा, कन्यादान कविता में माँ ने बेटी को निम्नलिखित सीख दी। पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। दूसरा, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। तीसरा, वस्त्र और आभूषण स्त्री जीवन के बंधन हैं। लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। मेरे विचार से अंतिम शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि लड़की की कमज़ोरी ही उसके शोषण का मुख्य कारण होती है। रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न 6, आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है? इसका उत्तर होगा, कन्या के साथ दान शब्द की बात करना हमारे विचार से बिल्कुल अनुचित है क्योंकि कन्या कोई वस्तु नहीं है बल्कि बहुत ही संवेदनशील व्यक्तित्व है। उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, उसकी अपनी पहचान है। दूसरे यह नियम है
कि दान के बाद दान देने वाले का वस्तु पर कोई अधिकार नहीं रहता, अतः कन्या के साथ दान शब्द का प्रयोग उचित नहीं है। व्याख्यान 1 में दिए गए गृह कार्य का हल। प्रश्न 1, माँ की अंतिम पूंजी क्या थी? उसे दान में देते समय दुख क्यों था? उत्तर, माँ की अंतिम पूंजी उसकी बेटी थी। बेटी को विवाह के समय दान में देते समय माँ दुखी थी। उसे लग रहा था कि उसकी बेटी ही उसके सुख दुख के समय में उसका सहयोग साथ देने वाली थी, इसलिए माँ को बेटी दान देते समय दुख हो रहा था। प्रश्न 2, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कथन से कवि क्या समझाना चाहता है? उत्तर, कवि के अनुसार बेटी के लिए ससुराल का सुख एक कल्पना थी। वह जीवन के दुखों से अनभिज्ञ थी। वह इतनी समझदार नहीं थी कि किसी के मनोभावों को समझ सके। माँ ने विदाई के समय बेटी को क्या सीख दी? उत्तर, माँ ने अपनी बेटी को विदाई के समय यह सीख दी कि वह अपने रूप सौंदर्य पर कभी मुग्ध न हो तथा अपने रूप सौंदर्य पर गर्व न करे। प्रश्न 4, काव्यांश में स्त्री जीवन के लिए किसको बंधन बताया गया है? उत्तर, काव्यांश में सुंदर वस्त्रों और आभूषणों को स्त्री जीवन के लिए बंधन बताया गया है, क्योंकि इनकी चमक एवं लोभ से भ्रमित हो स्त्री कमज़ोर पड़ती जाती है।